चलिए क्विकली अब एक काम करा जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले अच्छा, कई सारे वायदा बाजार के भतेरों कैश मार्केट के नंबर्स वगैरह हैं और सारा ग्राउंड कवर करने की जरूरत भी है सुबह मुनाफे की तैयारी में। उनसे पहले लेकिन एक स्टॉक रडार पे रखिएगा, बीपीसीएल। मानस आप चार्ट रेडी रखना, आपके पास आ रहा हूं। बीपीसीएल पे आवाज एक्सक्लूसिव हाईलाइट करती है कि शायद 80 लाख शेयरों का लार्ज ट्रेड यानी कि ब्लॉक डील हो सकती है। 450 से 500 करोड़ रुपए के सौदे होंगे। ये दरअसल बीपीसीएल ट्रस्ट जो है, एम्प्लॉय बेनिफिट के जो शेयर्स हैं वो बिकने के लिए बाजार में आने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आज होगा, आने वाले दिनों में होगा, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि खबर इस तरह कहती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बीपीसीएल अभी ब्लॉक डील के साइज और उसके प्राइस पे फाइनल कॉल ले रहे हैं। मैंने अपफ्रंट इसलिए मेंशन कर दिया कि आई एम नॉट श्योर किस दिन होगा ये ट्रांजैक्शन। तो और उसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा था आशीष, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए लोगों को, ये जब बीपीसीएल और एमआरपीएल का जब मर्जर हुआ था, ये तब जो एक्स्ट्रा शेयर बच गए थे मर्जर रेशो के बाद, उसको एक्सटिंग्विश करने के बजाय उनको एक ट्रस्ट में डाल दिया गया था। और उस ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया था कि उसको 3 ट्रांचेस में बेचेगा। पहली 2 ट्रांचेस हो चुकी हैं, ये आखिरी का स्टेक बचा है रेसिडुअल, तो वो होना है इवेंचुअली। और अब ये एग्जैक्टली जैसा आपने बोला, अब ये आज होगा कि कल होगा या परसों होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन होने की तैयारी है इसमें। तो फिर एक लिटरली एक फाइनली ओवरहैंग खत्म हो गई। ये इसको डिसइन्वेस्टमेंट वाले में मत जोड़िए, ये एकदम अलग है। ट्रस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट वाले शेयर्स हैं, कंपनी में जाएगा, कंपनी में जाएगा पैसा बीपीसीएल का। भाई मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है भाई? अगर कहीं कोई नीचे वीचे के भाव पे डील हो तो आप एक्यूमुलेट करोगे या छोड़ दोगे इस समय? देखिए, बिल्कुल ट्रेडिंग के तौर पे देखें तो शायद यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी। जो 550 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस काफी सालों से था, जिसको 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने ब्रीच किया था, वो वापस टेस्ट हो सकता है। तो गिरावट मॉर्निंग पहले तो देखने को मिलेगी, हो सकता है 550 तक के स्तर देखने को मिले। लेकिन उसके साथ ये भी मेंशन करूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीने का है तो उस गिरावट को यूज करिए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ 500 से 480 की रेंज में एक बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे शायद वीकनेस देखने को मिलेगी और 550 तक के स्तर आपको बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, देखिए कई बार ना थोड़ा सा माइंड रीसेट हो जाता है। बीपीसीएल एमआरपीएल मर्जर नहीं, बीपीसीएल कोची रिफाइनरी मर्जर, वो एमआरपीएल बीपीसीएल के साथ नहीं मर्ज हुआ था, तो वो थोड़ा सा दिमाग मेरा एकदम से घूम गया था इसके लिए। लेकिन एकदम से स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बीपीसीएल तो कोची रिफाइनरी वाला, तो ये वो वाली बात थी। ठीक बात, रखिए स्टॉक को रडार पे भाई। वो आने हैं 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांच हो सकता है, लास्ट ट्रांच एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट शेयर्स का, जो बिकने के लिए आए बाजार में। अब वायदा बाजार, और वायदा बाजार में एक नहीं, 1 2 3 6 स्टॉक्स हैं जिन पे रिएक्ट करना है। बाजार बंद होने के बाद उन सबके नंबर्स आए थे, क्विकली सब पे चेक लेते चलूंगा और सबके अपडेट शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आईआरसीटीसी, सतपथे साहब चार्ट रेडी रखिएगा। आईआरसीटीसी के जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है, साल दर साल आय में 22% का जंप, इबीटा 21% बेहतर होता हुआ, मार्जिन इंटैक्ट हैं, महज 30 बेसिस पॉइंट्स का दबाव है, 35.2% के मार्जिन आए, मुनाफे में 17.5% के आसपास का जंप है। हाँ, Q3 में फेस्टिव सीजन होता है, मैरिज सीजन होता है, उससे बिजनेस को फायदा मिला होगा, फायदा। और क्लियरली इंटरनेट टिकटिंग, उसकी डबल डिजिट ग्रोथ ने पूरे नंबर्स को फायदा दिया है। बाकी वर्टिकल्स में पिकअप है, सिर्फ एक रेल नीर का परफॉर्मेंस इनके सेगमेंट्स में कुछ ठंडा नजर आएगा, अदरवाइज नंबर्स अच्छे, थम्स अप है। मूड बॉल अपनी जगह। सतपथे साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस आईआरसीटीसी? आशीष जी, देखिए अगर आप इसका चार्ट देखें तो वैसे तो इसमें करेक्शन दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट के पहले करेक्शन मुझे लगता है इस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, वो है 50 DMA, जो करीबन करीबन 900 के आसपास तक होता है। 914 का कल का क्लोज है, लोअर लेवल से रिकवरी थी। मेरे हिसाब से आपको एक रिएक्शन मिलेगा 950 तक का, तो 914 915 से 950 तक की रैली मिलेगी। लेकिन जो कंप्लीट हम जो कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो 950 के ऊपर ही होगा। तो 950 तक का मूव मिलेगा। अगर किसी ने पोजीशन ली है कल ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, तो मुझे लगता है 950 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग करें, 950 का ब्रेकआउट मिले तब पोजीशन को कंटिन्यू करें। फ्रेश ट्रेड अगर सीधा 950 के आसपास मिले तो थोड़ा अवॉइड करें। तो मुझे मेरे हिसाब से आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। आशीष जी, और एक चीज है, अगर 900 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे लॉन्ग ना करें। इन दैट केस ये जो वीकनेस थी वो ये 840 तक भी जा सकती है, तो 900 के नीचे इसमें सेल भी बनता है। कंडीशंस आपके सामने रख दी गई हैं। आईआरसीटीसी के नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, अच्छे नंबर, ये पहला वायदा का नंबर।
दूसरा, अब सरकारी डिस्कस हो रहा है तो दूसरा सरकारी रख देता हूं, जिसको हमने बिग स्टॉक्स की कड़ी पे भी डिस्कस करा था, नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को के नंबर्स। बैती साहब चार्ट रेडी रखना, आपके पास आ रहा हूं। नाल्को के नंबर्स अच्छे हैं भाई साहब, आय में 1.5% का जंप है, 33-50 करोड़ के आसपास आय पहुंची, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। पर हाईलाइट इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, 14% वाले मार्जिन बढ़ के 23% पे पहुंच गए, और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी 14 वाले बढ़ के केवल 15% पे पहुंचेंगे। 15 की एक्सपेक्टेशन के सामने 23% मार्जिन। और कैसे हुआ ये? रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट्स हैं वो 26% की गिरावट, और जो पावर कंजम्पशन था उसमें, उसकी कॉस्ट जो थी उसमें 23% की गिरावट। और वो पावर ने दरअसल स्ट्रीट को सरप्राइज करा है। मुनाफा 83% का जंप, 470 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। नंबर्स बहुत बढ़िया। बैती साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? जी आशीष जी, चार्ट्स पे अगर मैं वीकली चार्ट डिस्कस करूं तो इसका काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। और जो परसों 12 तारीख को इसमें गिरावट थी 10%, 9.5% की, वो थोड़ी सी अलार्मिंग है और स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हो गया था। इसका जो बाय जोन बनेगा वो 145 के ऊपर, जो 20 डेमा है उसके ऊपर ही इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। और जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 141 141 का एक एसएल मेंटेन करे, 145 के ऊपर ब्रेकआउट पे ही इसमें ट्रेड लेना है। हमें लग रहा है इसमें अगर 145 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें 153 तक का जोन देखने मिल सकता है। नाल्को, ये हो गया दूसरा वायदा का नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि आज एक्सपर्ट से कहा था कि अपना पहला पहला प्यार बताएं। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोग की पर्सनल लाइफ पे नहीं उतर रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक। ऐसा स्टॉक पहला प्यार रख लिया हो, आज तक रखा हो, नहीं भी रखा हो तो लेकिन पहला प्यार बनाओ, बहुत कमा के दिया हो, जैसे भी आपको इंटरप्रेट करना हो। क्या बोलो डॉक्टर साहब? ठीक है, तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन थोड़ा सा रखेंगे चैनल पे। थोड़ा क्विकली अब आगे बढ़ रहा हूं। गुजरात गैस अगला काउंटर। सावंत साहब चार्ट रेडी रखिएगा। भाई साहब नंबर्स खासे कमजोर हैं गुजरात गैस के। आय क्यू ऑन क्यू 2.2% का जंप, एक्सपेक्टेशन से कमजोर। ईबीटा 19% गिरा, 480 करोड़ रुपए बाजार उम्मीद, 400 करोड़ रुपए ईबीटा पहुंचा है। मार्जिन्स 11.8 वाले 10.2% पे आके खड़े हुए हैं, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेक्टेशन से काफी म्यूटेड। और मुनाफा 26% गिरा। ये सारे नंबर्स जो मैंने पढ़े, ऑपरेशनल तो वीक है ही है, और सारे नंबर्स बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं खराब। पर चार्ट्स पे प्लेस्ड कैसा है गुजरात गैस? सावंत साहब। तो आशीष जी, कल इसकी जो क्लोजिंग थी वो करीबन 560 562 के बीच में थी। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 545 को टेस्ट कर सकता है, 545। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जिनके पास भी लॉन्ग्स है वो मेरे हिसाब से 535 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मान के चले। और अगर ये स्टॉक 545 पे दिखे तो मुझे लग रहा है रिस्क कम होगी। 535 के स्टॉप लॉस से एक बाय भी करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक हायर टाइम फ्रेम पे काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो डेली पे डिप यूज हो सकती है, और यहाँ से अगर ये बाउंस करे तो आपको फिर से एक बार 575 580 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो 545 लेवल टू वॉच होगा। 545 को वॉच आउट करिएगा। वैसे अगर आपको अदरवाइज भी लेना हो, स्टॉक ना बता के, अगर भाभी नाथ सुन रही हो, अगर आपको कुछ और कहानी सुनानी हो तो आप वो भी सुना सकते हो, ये आप लोग की मर्जी होगी। दीपक नाइट्राइट पे आ रहा हूं, और दीपक नाइट्राइट के लिए गाबा सर आप जरा टटोल के रखिएगा स्टॉक को। हाँ जी, नंबर्स बुरे नहीं है भाई साहब। आय 1% बढ़ी, इबीटा 3% गिरा, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स गिरे। तब मैं कह रहा हूं बुरे नहीं है। ऐसा क्यों भाई? 15.8 वाले मार्जिन 15.2% पे आए, ऑलमोस्ट इंटैक्ट नजर आएंगे। आपको याद होगा साल दर साल कितनी सारी केमिकल कंपनीज अब तक रिजल्ट पेश कर चुकी हैं, और कितना खराब परफॉर्मेंस है, किस तरह के मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस थे। तो हम लोग सीक्वेंशियली देखने लगे थे, इस तरह की परफॉर्मेंस दिक्कत आ रही थी। इसके नंबर्स बुरे नहीं है उस लिहाज से, अपने पीयर सेट से देखते हो। अदरवाइज तो सबड्यूड परफॉर्मेंस अपने आप में, पर पीयर सेट के कंपैरिजन में बुरा नहीं है। पर ठीक है, गवा सर चार्ट्स पे कैसा प्लेस दीपक नाइट्राइट? वेल चार्ट में बुरा नहीं लगता। हाँ, एक लो लेवल हमने देखा 2150 के आसपास, और वो सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर रुकना है तो यहीं रुक सकता है। और जो गिरावट आ रही है स्लगिश गिरावट है, इस गिरावट में कुछ ज्यादा दम नहीं है, तो बुरा तो चार्ट नहीं लगता। हाँ, एक लेवल है 2200, ये एक इंपॉर्टेंट बहुत अहम लेवल है। जब तक हम 2200 के ऊपर है, आई थिंक दीपक नाइट्राइट ठीक है। क्या यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं नंबर्स भी बुरे नहीं है, तो आपको मिलना चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो एक रिजम्पशन हो सकता है ट्रेंड। लेकिन अगर वाकई में अगर मार्केट बेरिश मोड पे तो 2100 भी आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो मूव नीचे आया है इस गिरावट में वीकनेस है। तो आई थिंक ठीक है।
दीपक नाइट्रो। ओके, क्विकली दो वायदा के भी तो और बचे हुए हैं। एक हिंदुस्तान कॉपर। मानस प्लीज चार्ट देखिएगा। हालांकि स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 20% के आसपास ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन साल दर साल आय 28% गिरी, इबिटा उसके सामने 7% गिरा, यानी कि इबिटा में एक्सपेंशन है। अब वो इबिटा पहुंच गया 31.7% पे। पिछले साल इसी तिमाही में था Q3 20.5%, तो उस हिसाब से तो अच्छा खासा एक्सपेंशन, इवन सीक्वेंशली एक्सपेंशन है। पर फिर भी चार्ट्स पे कैसा प्लेस मानस हिंदुस्तान कॉपर? देखिए अभी तक का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो आई थिंक एक बेहतर रेंज है 260 से 265 की, जहां आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। हाई लेवल पे खरीदारी ना करें, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी केवल 277 के ऊपर करें। आखिरी वायदा का स्टॉक, और वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। कमजोर नंबर्स हैं, खासे कमजोर। आय 3% साल दर साल गिरी, इबिटा 44% गिरा, 17.5% वाले मार्जिन 10.25% पे आए। एड रेवेन्यूज में 3% की गिरावट है। तो और वो मुनाफा जो फिर भी ठीक दिख रहा है, 6-7% ही गिरा है। वो ध्यान रखिएगा, टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हुए इसीलिए, अदरवाइज नंबर्स खराब। सीएलएसए का कॉल कहता है सेल की रिकमेंडेशन 175 के लक्ष्य है। लैकलस्टर Q3 है, सोनी जी डील टर्मिनेट हुई है, जी को अपनी कॉस्ट रिविजिट करने की जरूरत पड़ेगी। वो खैर दे गॉन टू से, लेकिन टारगेट्स 175 के। चतुर्मोदा साहब, आप लोग एक्सपोजर जो लेते हो या दूरी हो अभी, जब तक क्लैरिटी ना आए? कौन से स्टॉक है आशीष जी? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। नहीं, तो इससे तो बिल्कुल दूरी पे ही रहते हैं, और मेरे ख्याल से जहां पर पे इतनी अनसर्टेनिटी हो, रेगुलेटरी क्लैरिटी ना हो, वहां पर पे हमने देखा कि कई बार आप अगर से वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं। आप ये सोच के कि पी सस्ता है या कंपनी की वैल्यू कंपैरिजन में पीयर से सस्ती है, बट उसके बावजूद भी ऐसे वैल्यू ट्रैप हो सकते हैं। तो हम इससे दूरी बनाए रखें, और हमें नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी इन स्टॉक्स के अंदर में लेने की करनी चाहिए। क्विकली अब जरा सा कैश मार्केट के नंबर्स से रन थ्रू करा देता हूं, इन पे बातचीत की जरूरत है नहीं। ऑयल इंडिया कमजोर नंबर्स, क्यू ऑन क्यू 47% वाले मार्जिन 40% के नीचे स्लिप हो गए। ओएनजीसी कमजोर आया था, उसी कड़ी में ऑयल इंडिया कमजोर। आरसीएफ खासे कमजोर, साल दर साल 7% के मार्जिन 1.7% पे आके खड़े हुए हैं। एनबीसीसी नंबर्स ठीक हैं, ये सिर्फ सरकारी वाले पहले पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल फोकस ज्यादा उस पर है। 4.5% वाला मार्जिन साल दर साल बढ़ के 4.9% पे आया है। आय में 13 और इबिटा में 23% का उछाल, ठीक है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के नंबर्स ठीक है। मार्जिन 16.5% वाले 26% पे पहुंच गए, और इबिटा 12.5% का जंप दिखा रहा है। गार्डन रीच के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ठीक है। आय 32% बढ़ी, पर उसके सामने इबिटा केवल 4% बढ़ा, मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये हो गए सरकारी कैश के नंबर्स। अब गैर सरकारी वाले, एमतार टेक्नोलॉजीज, काफी खराब नंबर आए। आय गिरी 26%, इबिटा गिरा 47%। प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर स्क्रीन पे रखता हूं, साल दर साल हैं। आय में 22.5% का दबाव है, पर उसके सामने इबिटा केवल 4% गिरा है, तो यानी कि मार्जिन साल दर साल तो इंप्रूव हुए। सूला विनयार्ड्स, आय बहुत ठंडी है, 6.5% की ही ग्रोथ है साल दर साल, पर ऑपरेशनली ठीक है क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हुए। वो सब डिटेल स्क्रीन पे आ रही हैं। एरिस लाइफ साइंसेज के नंबर्स अच्छे हैं, 32% वाला मार्जिन 36% पे पहुंचा। आय 15% बढ़ी, इबिटा 28% बढ़ा, नंबर्स अच्छे। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट के नंबर अच्छे हैं, 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, इबिटा 56% का साल दर साल जंप दिखा रहा है। टार्सन प्रोडक्ट्स नंबर्स खराब, 44% के मार्जिन 37% पे आए, इबिटा 23% गिर गया साल दर साल। सीक्वेंट साइंटिफिक अच्छे नंबर हैं, आय लैकलस्टर है, 12-13% गिरी है, पर उसके सामने मार्जिन 2.5% वाले 6.5% के आसपास, बॉल पार्क कह रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़े स्क्रीन पर है। नेस्को, वो गोरेगांव में जिसका एग्जीबिशन वगैरह का धंधा है, नेस्को के अच्छे नंबर, गोरेगांव मतलब मुंबई वाले जानते होंगे, 57% वाला 64% पे मार्जिन पहुंच गया है, हेल्दी रन रेट है सब जगह। तो ये सब नंबर। जीओसीएल नंबर्स खराब है, आय 33% गिरी, मुनाफा 52% गिर गया है। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2200 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इंडियन नेवी से। विप्रो ने अपनी एक स्टेक बढ़ाया है, इन्वेस्ट करा है एग्ने में।
मेजॉरिटी शेयरहोल्डर बन गया है, $66 मिलियन वहां पे खर्च करे। राइट्स, पीएम मोदी गए हुए थे अबू धाबी पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ एक करार करा है राइट्स ने। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज सुबह अपडेट आया है, लैंड पार्सल एक्वायर करने की तैयारी हैदराबाद में, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 3,500 करोड़ रुपए। लाइए यार होस्टिंग दिखाइए, पहला पहला प्यार। किससे शुरू करूं? क्या सुई में अटक जाती है। मुझे लगता है गावस्कर कुछ बताएंगे। बात पुरानी है और मैम अभी घर पे है नहीं। गावस्कर स्टॉक बता रहे हो या कुछ और कुछ बताओगे हमको? पहला पहला प्यार। रिस्क थोड़ी लूंगा, स्टॉक ही बताऊंगा। अरे यार, स्टॉक तो आपने आईपीओ के समय तो बहुत सारे दबा रखे हैं, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा दिल के करीब है? सबसे दिल के करीब है, सबसे पहला स्टॉक लिया था जिंदगी में, वो था HDFC। इसकी भी एक स्टोरी है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी डालमिया डेयरी इंडस्ट्री में, 1978 की बात है, और उस समय मेरी सैलरी थी 801 रुपया 60 पैसा। उसमें से कम किसकी सैलरी थी ही नहीं, लोएस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय था। मेरे एक दोस्त था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो नौकरी करती थी HDFC। तो काफी समय मुझे बोलती थी पिकअप करके मुझे कहीं ड्रॉप कर दो, मैं कर लेता था। उनका ऑफिस था रेमन हाउस, हिंदुस्तान लीवर के पीछे ऑफिस है उनका, और वहां पर मैंने हिंदुस्तान लीवर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की थी। तो मैंने उसको एक बार अपने रेकेटरी स्कूटर था DHS 374, उसको पिकअप किया। पिकअप करके उसको मुझे पेडल रोड छोड़ा था मेरे दोस्त के पास। रास्ते में उसने मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया हाथ में और बोला ये फॉर्म है, ये IPO आ रहा है, इस पे आप चेक कर लो। तो 10 शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया, 100 रुपए का शेयर था और 1000 रुपए डाल दिया, मतलब मेरे सैलरी से ज्यादा। अब उसको ना कैसे करूं मैं? जब लिस्टिंग हुई थी, वो अंडर सब्सक्राइब था IPO, इतना मुझे ध्यान है। उसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो 85 रुपीज पे हुई थी। मुझे कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन HDFC का मैंने लिया, फिर पढ़ा रहा। कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखता था 98, 97, 95, ये चल रहा था, काफी साल चलता रहा। मैंने बोला छोड़ो, दोस्त फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी भी हो गई, डिवोर्स भी हो गई, लेकिन मेरा शादी हुआ HDFC के साथ। वो मैंने नहीं छोड़ा उसको। उनका जो भी